इस लेक्चर में क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम और मेंस के लिए। इसमें कुछ नई बातें आपको पता चलेंगी जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएंगी, लेकिन हर एक बुक में भी नहीं लिखी हुई हैं वो। ये इसलिए न्यूज में आया क्योंकि 8 अगस्त को इसकी एनिवर्सरी होती है। 79 ईयर्स हो गए इसे जब इसको लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 8 अगस्त 1942 को इसको लॉन्च किया गया, महात्मा गांधी ने लॉन्च किया इसको। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी मुंबई में, इसका सेशन हुआ था कांग्रेस का। तब यह डिसीजन लिया गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च किया गया और गांधी जी ने एक फेमस स्लोगन दिया, यानी कि नारा, डू और डाई, करो और मरो। ये गोवालिया टैंक मैदान है जो मुंबई में, वहां से लॉन्च किया गया। और उसी मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। और इस मैदान की वजह से इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। इस मूवमेंट को अगस्त क्रांति बोलते हैं, इस मूवमेंट को जो क्विट इंडिया मूवमेंट है। जो अरुणा आसफ अली हैं, ये एक वुमन थी, लेडी, जिनको ग्रांड ओल्ड लेडी भी बोला जाता है। इन्होंने इंडिपेंडेंस का झंडा फहराया क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। एक झंडा फहराया, इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा, गोवालिया टैंक मैदान में ही, जो अगस्त क्रांति मैदान है उसमें, मुंबई में ही, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। जो ये स्लोगन है ना, जो ये क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं इसे हिंदी में। जो भारत छोड़ो, ये टर्म है, ये किसने कॉइन की थी, मतलब इस भारत छोड़ो का नाम किसने दिया था, ये आपको जरूर याद रखना है। ये क्विट इंडिया या भारत छोड़ो का नाम दिया था यूसुफ मेहरेली ने। यूसुफ मेहरेली एक सोशलिस्ट थे, समाज सेवी और ट्रेड यूनियनिस्ट थे। ये मुंबई में मेयर भी थे जब अंग्रेजों के टाइम में मेयर थे मुंबई में। तो यूसुफ मेहरेली वही आदमी है जिन्होंने साइमन गो बैक का भी ये टर्म दी थी। 1927 के अराउंड जब ये साइमन कमीशन बैठाया था, और 28 में साइमन कमीशन आया था हमारे इंडिया में, तो साइमन गो बैक के नारे जो लगे थे, ये स्लोगन भी इन्होंने दिया था सबसे पहले, यूसुफ मेहरेली ने। इसके कारण क्या थे, किसके, क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेज क्या थे, कारण देखो। एक तो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था 39 में, और ये इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेलिजरेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। बेलिजरेंट का मतलब है कि ऑटोमेटिक इंडिया भी इस वार में शामिल है, लेकिन इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इंडिया का कोई भी लीडर नहीं सपोर्ट कर रहा था कि हम इसे सपोर्ट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये क्रिप्स मिशन भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इंडिया को भाई साहब सपोर्ट हासिल करने के लिए मनाओ और कैसे भी कन्विंस करो। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, मना नहीं पाया। इसके बाद फिर इंडिया ने, महात्मा गांधी जी ने ये भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ये क्रिप्स मिशन क्या था, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक आदमी थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए यहाँ पे। उन्होंने एक बताया कि इंडिया का भाई साहब वार के बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सेल्फ गवर्नमेंट बनेगी, और आप हमारा सपोर्ट करिए। लेकिन ये फेल हो गया। ये रीजन क्या था क्रिप्स मिशन भेजने का, रीजन ये था क्योंकि जापान है ना, जो जापान, ये इंडिया की साइड, ये भाई साहब देखो, ये इंडिया है अपना हिंदुस्तान, ये यहाँ पे जापान है। जापान बहुत पावरफुल था पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले। तो ये जापान हमला किए जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहा था। ये यहाँ तक आ गया था, म्यांमार तक आ गया था। ये बर्मा नाम था म्यांमार का पहले, और ये अटैक करने वाला ही था यहाँ पे। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लग रहा था, और भी जगह से प्रेशर आ रहे थे। जो चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो भी प्रेशर बना रहे थे। और जो लेबर पार्टी है ब्रिटिश में, देखो दो मेन पार्टी हैं, एक लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो दूसरी जो अपोजिशन में पार्टी थी, वो भी भाई साहब ये दबाव बना रही थी, प्रेशर बना रही थी कि आप कर क्या रहे हो, इंडिया का सपोर्ट लो, नहीं तो जापान अटैक कर देगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल। ये कई बार पूछा गया है कि भारत जो छोड़ो आंदोलन था यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार था, उस टाइम पे कौन ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जैसे पीसीएस के एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के। तो विंस्टन चर्चिल आपको नाम याद रखना है। तो मार्च 1952 में ये भेजा गया क्रिप्स मिशन, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, रीजन क्या थे, क्योंकि इंडिया कह रहा था कि हमें फुल इंडिपेंडेंस दो, संपूर्ण आज़ादी चाहिए हमें, पूर्ण स्वराज। लेकिन इसने डोमिनेंस स्टेटस दिया था इंडिया को, डोमिनेंस स्टेटस की बात कर रहा था, इसलिए फेल हो गया कि हम क्या है, वर्ल्ड वार के बाद डोमिनेंस स्टेटस देंगे इंडिया को। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब होता है इंडिया आज़ाद तो रहेगा, लेकिन मेन अथॉरिटी ब्रिटिश ही रहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके अंडर ये रहेगा एक स्टेट, ये होता है डोमिनेंस स्टेटस। लेकिन इंडिया को मंजूर नहीं था, नहीं हम तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब जो वर्ल्ड वार सेकेंड था, इसमें बिना लीडर की कंसल्टेशन के इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कर लिया।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अजम्पशन किया कि इंडिया क्या है, अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, इंडिया के लोग हैं जो, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिना पूछे, ना ही किसी लीडर से पूछा, ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से, मेन पार्टी उस टाइम पे यही थी, इससे भी नहीं पूछा। ये जो एक दूसरा रीजन था, प्रिवेलेंस ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, ये रीजन पढ़ रहे हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च करने के रीजन। उस टाइम पे एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गई थी और सारे लोग डिमांड कर रहे थे, इंडिया में पूरा इंडिया डिमांड कर रहा था कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, तो पूर्ण स्वराज चाहिए। एक था सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनी स्मॉल मूवमेंट्स, बहुत जगह पे क्या छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे थे हमारे इंडिया में, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा है, फॉरवर्ड ब्लॉक है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस से रिजाइन दिया था ना जब 1939 में, पढ़ा होगा आपने। कांग्रेस से रिजाइन देने के बाद, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उससे रिजाइन देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी विद इन द कांग्रेस, ये वर्ड याद रखना, कांग्रेस के अंदर ही बनाई थी, बाहर नहीं, विद इन द कांग्रेस बनाई थी ये एक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसने भी और ऑल इंडिया किसान सभा ने भी, इन्होंने मूवमेंट कर रहे थे जगह जगह पे, डिफरेंट लेवल पे, और मिलिटेंट आउटब्रस्ट भी देखने को मिल रहे थे, जो आर्मी में लोग थे ब्रिटिश आर्मी में, वो भी जगह जगह पे कुछ ये आउटब्रस्ट कर रहे थे, मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, क्रांति विद्रोह वगैरह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ये भी जगह जगह पे। असेंशियल कॉमोडिटीज़ की शॉर्टेज हो गई थी, वर्ल्ड वार सेकंड में भाई साहब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे, तो जो इकॉनमी क्या है एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, इकॉनमी स्लो डाउन हो गया था, और शॉर्टेज हो गई थी बहुत सारी असेंशियल कॉमोडिटीज़ की, डिमांड भी इंक्रीज हो गई थी। देखो ब्रिटिश रूल को एंड करने की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि इंडिया चाहता था कि अभी हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये जब क्रिप्स मिशन आया था वो फेलियर होने के बाद डिमांड और तेज़ी से इंक्रीज हो गई थी कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए और प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से, जो ब्रिटिशर हैं विदड्रॉ कर लें, यहाँ से चले जाएं, और हम उस प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के बाद अपनी फुल गवर्नमेंट बनाएंगे। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है जब तक फुल गवर्नमेंट ना बने, एक तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेना। जैसे जैसे आपका कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो तब तक मेन सर्टिफिकेट नहीं आता ओरिजिनल, उसके पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिख के दिया जाता है कि हाँ इसी बंदे ने यहाँ से इस कॉलेज से पास किया है, तो वो इसी तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, टेम्परेरी एक तरह से। तो मूवमेंट का फेजेस पढ़ते हैं, 3 फेजेस में ये चलाया गया। फर्स्ट फेज था इसका, पहले फेज में स्ट्राइक की गई, हड़ताल की गई, बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार, पिकेटिंग, धरने दिए गए, शॉप के सामने कहीं और गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने धरने दिए गए, लोग बैठ गए, ये कुछ किया गया, लेकिन ये सप्रेस किए थे, गवर्नमेंट ने दबा दिए, सप्रेस कर दिए। कुछ वर्कर्स थे, काम करते थे फैक्ट्रीज में, उन्होंने क्या है काम करना छोड़ दिया, वर्कर्स ने भी पूरा सपोर्ट दिया इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। गांधी जी को इम्प्रिजन कर दिया, कैद में डाल दिया, आगा खान पैलेस, एक पैलेस है आगा खान महल पुणे में, वहाँ पे कैद कर दिया गया गांधी जी को, और बहुत सारे नेताओं को भी अरेस्ट किया गया इसमें। सेकंड फेज चालू होता है, सेकंड फेज में जो पीजेंट रिबेलियन देखने को मिले, जो किसान थे ना छोटे छोटे किसान, उन्होंने विद्रोह कर दिया बहुत सारी जगह पे, और कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए, डिस्ट्रक्शन कर दिया, इनका बर्बाद कर दिया, जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक तोड़ दिए, टेलीग्राफ की वायर तोड़ दी, पोल्स या गवर्नमेंट बिल्डिंग थी वो तोड़ दी, उन पर अटैक कर दिया, ये बहुत सारे देखने को मिला। लास्ट फेज जो थर्ड फेज है उसमें देखने को मिला फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट बना ली, अपनी अलग से गवर्नमेंट बना ली बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे, और अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया कि हम आज़ाद हैं, फ्री हैं हम। तो ये बलिया एक जगह है यूपी में, ईस्टर्न यूपी में बलिया जगह है, वहाँ पे चित्तू पांडे ने अपनी नेशनल गवर्नमेंट यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। तामलुक जगह पे बना ली, तामलुक सतारा, तामलुक वेस्ट बंगाल में है, सतारा या महाराष्ट्र में, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि नेशनल गवर्नमेंट बना ली, अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे छोटे छोटे किंग हुआ करते थे उस टाइम पे। ये सक्सेस ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट की सक्सेस क्या रही, देखो राइज ऑफ फ्यूचर लीडर्स, जो फ्यूचर लीडर थे उनका राइज देखने को मिला, जैसे अंडरग्राउंड एक्टिविटी बहुत सारी देखने को मिली, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी अंडरग्राउंड एक्टिविटी चल रही थी, जैसे बहुत सारे लीडर थे, राम मनोहर लोहिया ये फ्यूचर लीडर उभर के आए आज़ादी के बाद, जेपी नारायण ये उभर के आए, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक जो नवीन पटनायक है ना अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, उसी के पापा थे ये फादर साहब, तो बीजू पटनायक लीडर उभर के आए, बाद में ये उड़ीसा के सीएम बने थे। सुचेता कृपलानी थी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थी, ये महिला थी। कुछ वुमेन पार्टिसिपेशन और देखने को मिला, जैसे उषा मेहता बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थी, इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया, मतलब ये जो मेन लीडर थे ना, नेता थे, मेन नेता है, उनकी बात लोगों तक पहुंचाती थी ये उषा मेहता। नेक्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी की भावना तेजी से उभर के आई इस मूवमेंट के बाद।
जो सेंस ऑफ यूनिटी है, एकता और ब्रदरहुड, एकता और भाईचारे की भावना इमर्ज होके आई क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। जो स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेज और स्कूल वगैरह छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी, अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई कंपनी थी जॉब छोड़ दी और बैंकों से अपने पैसे निकलवा लिए। इसने इंडिपेंडेंस के लिए एक तरह से रोड एस्टेब्लिश किया, पेव्ड द वे फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के लिए रास्ता तैयार किया इस मूवमेंट ने। जब क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है 1944 में क्रस्ट कर दिया, दबा दिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इंडिपेंडेंस देने से मना कर दिया कि हम तुरंत आपको आज़ादी नहीं देंगे। और बाद में इन्होंने ये रियलाइज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई साहब अभी इंडिया को हम गवर्न नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, कॉस्ट आई है, और ज़्यादा समय तक इंडिया को हम रूल नहीं कर सकते, तो इंडिया को आज़ादी देना पड़ेगा। इनको भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ आ गया था इस मूवमेंट के बाद। इसने जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वो बिल्कुल चेंज कर दी थी। अब इंडिया चाह रहा था कि हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स हैं, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और आप जैसे क्वेश्चन आ जाए, यूपीएससी पूछ ले क्रिटिकली एग्जामिन करो, यानी कि कुछ आलोचना भी करनी होती है, बुराई भी करनी होती है कोई भी टॉपिक की, जब क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ हो, क्रिटिकली एग्जामिन, तो आप क्रिटिकली एग्जामिन में ये सारे पॉइंट लिख सकते हो कि फेलियर रहा मूवमेंट का, कि मूवमेंट, कुछ क्रिटिक्स ये आलोचना करते हैं कि मूवमेंट फेल रहा बिल्कुल। कैसे? ब्रूटल रिप्रेशन, सप्रेशन या रिप्रेशन एक ही बात है, क्योंकि जो मूवमेंट है ये वॉयलेंट रहा। मतलब मूवमेंट तो गांधी जी ने नॉन वायलेंस चलाया था कि अहिंसा, मतलब कहीं पे भी हिंसा नहीं होगी, अहिंसात्मक होगा, लेकिन इसमें वॉयलेंस देखने को मिला, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई यहाँ पे जो परमिटेड नहीं थी, इसलिए फेल माना जा रहा था। नेक्स्ट, वॉयलेंटली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने किए सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया, अरेस्ट कर लिए, कुछ लोग लाठी चार्ज किया, कुछ लोगों को मार दिया गोली से, कुछ विलेज गांव के गांव जला दिए, और जो कुछ फाइन इम्पोज कर दिया कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा। 1 लाख पीपल से ज़्यादा लगभग अरेस्ट कर लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस वायलेंस को दबाने के लिए, इस एजिटेशन को, विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट, इसलिए फेल माना जा रहा था लैक ऑफ सपोर्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। जैसे मुस्लिम लीग ने क्विट इंडिया मूवमेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जो आज भी इलेक्शन लड़ती है हमारे देश में, इसने भी सपोर्ट नहीं किया। और एक हिंदू महासभा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू इंटरेस्ट को रिवाइव करने के लिए एक तरह से बनाई गई थी, हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करती है, हिंदू धर्म के लोगों के इंटरेस्ट को, तो ये हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी। और इंडियन ब्यूरोक्रेसी, जो आईसीएस थे ना, इंडियन सिविल सर्वेंट, जैसे अभी आप आईएएस बनते हो, पहले इसको आईसीएस बोला जाता था, तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में आईसीएस थे, आईएएस बोलते हैं जो अभी इनको, इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, इन्होंने भी सहायता नहीं की थी इस मूवमेंट में। जो मुस्लिम लीग है उसने सहायता इसलिए नहीं की, उसे सिर्फ दूसरा नेशन चाहिए था, पाकिस्तान, पार्टीशन चाहिए था, कि कंट्री का पार्टीशन के अलावा कुछ नहीं चाहता था ये, तो पहले पार्टीशन दो तब हम सपोर्ट करेंगे, ये चाह रहा था मुस्लिम लीग। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि जो सोवियत यूनियन था, यानी कि रसिया का नाम था पहले सोवियत यूनियन, और रसिया से ही ये मतलब एक तरह से इंस्पिरेशन लेकर कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी हमारे इंडिया में, और रसिया सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इसलिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को साथ नहीं दिया, क्योंकि ये चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना, ये नहीं चाहती थी इसके अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये कुछ, मतलब कुछ ऐसा मूवमेंट चलाएं इस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो ये इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट को। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा ने क्यों नहीं किया? हिंदू महासभा ने ओपनली अपोज किया, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला विरोध किया क्विट इंडिया मूवमेंट का, कहा कि बिल्कुल हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, और बॉयकॉट किया, बिल्कुल क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार किया। क्यों किया? इसलिए कहा क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, कि हमारे देश में ही ये एक तरह से विद्रोह करेगा और इंटरनल सिक्योरिटी को एंडेंजर करेगा वार के दौरान, युद्ध के दौरान, इसलिए इसने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इस दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, कुछ लीडर थे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको ऑर्गेनाइज किया। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था तो मोहन सिंह ने, लेकिन बाद में इसे दोबारा ऑर्गेनाइज किया सुभाष चंद्र बोस जी ने, और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई कंट्री से बाहर। इंडिया में नहीं थे उस टाइम पे, सिंगापुर थे, जापान से सिंगापुर गए, वहाँ पे इन्होंने ये बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। जो जापान में, मान लो जो कैदी थे ना, जापान में कैद हो रखे थे, जापान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब हमारे कैदियों को छोड़ दो, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के से लड़ना चाहते हैं, हम इन कैदियों को आर्मी में भर्ती करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ेंगे। तो जापान ने मान लिया, तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आर्मी बनाई, मतलब ऑर्गेनाइज की, बना तो पहले दी थी मोहन सिंह ने,
बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई, कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। मैनी कांग्रेस लीडर और थे, जैसे इनमें एक थे सी राजा गोपालाचारी, इन्होंने रिजाइन कर दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से। क्यों कर दिया? क्योंकि ये महात्मा गांधी के आइडिया से बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। महात्मा गांधी के आइडिया जो था क्विट इंडिया मूवमेंट का, उसको बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने एक तरह से रिजाइन कर दिया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से। तो यही था बस इस लेक्चर में इसके बारे में।